पोल्टू दादा ठकुराइन मिलकर हटाई अहाना को अपने रास्ते से, क्योंकि जब अहाना पोल्टू की तलाक करवा देती है उसी टाइम से पोल्टू बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है अहाना के ऊपर। वो फैसला कर लेता है मैं अहाना को ऐसी सबक सिखाऊंगा जिसे उसकी इस गलतियों का पूरी जिंदगी याद रहेगा, कभी भूल नहीं पाएगी। लेकिन ठकुरान के साथ में मिल करके पोल्टू दादा इतना खतरनाक प्लान बनाया जिसे सुनकर के सभी लोगों के होश उड़ जाएंगे, क्योंकि पोल्टू दादा ने इतना नीचे गिर जाएगा अपनी माँ के साथ मिलकर ये कोई सोचा हुआ नहीं था। अब आ गया हुआ है अहाना की जान के ऊपर एक बहुत बड़ी संकट। क्या अहाना अपनी जान को बचा पाएंगी और पोल्टू दादा को ठकुराइन को सिखाएंगी सबक, या फिर अहाना की कहानी यहीं पर खत्म हो जाएगी? ये देखना सीरियल बड़े घर की छोटी बहू और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, आप सभी लोगों के बीच में देखने के लिए मिलने वाला है, जिसे अहाना किस तरह से पोल्टू दादा को ठकुराइन को सबक सिखा करके अपने आप को सही सलामत बचाती है और पोल्टू को करवाएगी पुलिस के हवाले। पिशी माँ के होठों पर आई वो ठंडी मुस्कान किसी जीत की नहीं थी, बल्कि आने वाले तूफान की चेतावनी थी। पार्टी खत्म हो चुकी थी, मेहमान अपने अपने घर लौट गए थे, लेकिन हवेली के हर कोने में अब भी फुसफुसाहटें तैर रही थी। जिस घर में कभी अनुशासन और मर्यादा का डर था, वहां अब सवाल और शक खुलेआम घूम रहे थे। अर्जुन अपने कमरे में बैठा देर तक खाली दीवार को देखता रहा। उसके सामने पिता का झुका हुआ सिर बार बार घूम जाता और आदित्य की आंखों में भरा हुआ सालों का दर्द उसे चैन से बैठने नहीं देता। अहाना ने चुपचाप कमरे की बत्तियां बंद की और अर्जुन के पास बैठ गई। उसने कोई भाषण नहीं दिया, कोई समझाइश नहीं दी, बस उसका हाथ थाम लिया। उस एक स्पर्श में भरोसा था, हिम्मत थी और ये यकीन भी कि चाहे सच कितना ही भारी क्यों ना हो, वो उसे अकेले नहीं ढोने देगी। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। वो पहली बार समझ पाया कि रिश्ते खून से नहीं, सच्चाई से मजबूत होते हैं। दूसरी ओर हवेली के सबसे अंदर वाले कमरे में पिशी माँ अकेली बैठी थी। दीवार पर टंगी पुरानी तस्वीरें उन्हें चिढ़ा रही थीं। वही तस्वीरें जिनके पीछे उन्होंने कितने चेहरे, कितनी आवाज़ें और कितनी जिंदगियां दबा दी थीं। उन्होंने फ़ोन उठाया, बिना नंबर देखे कॉल लगाया और धीमी लेकिन सख्त आवाज़ में कहा कि अब खेल खुले मैदान में नहीं, अंधेरे में खेला जाएगा। उनकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ ये गुस्सा था कि एक बहू ने उनकी बनाई हुई दुनिया को हिला दिया। अगली सुबह हवेली में सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन हवा बदली हुई थी। आदित्य नाश्ते की टेबल पर चुपचाप बैठा था। हर नज़र उसे तौल रही थी, जैसे वो मेहमान नहीं बल्कि कोई फैसला हो। उसकी माँ बार बार इधर उधर देखती, जैसे अभी कोई आकर कह देगा कि ये सब एक गलती थी और उन्हें फिर से बाहर जाना होगा। अहाना ने ये सब देखा और पहली बार महसूस किया कि सच सामने आ जाना काफ़ी नहीं होता, उसे अपनाया भी जाना पड़ता है। ऑफिस में आदित्य की मौजूदगी कई लोगों को असहज कर रही थी। कुछ चेहरे ऐसे थे जो उसे देखकर रंग बदल लेते, जैसे उन्हें डर हो कि वो कहीं पुरानी फाइलें न खोल दे। अहाना ये सब नोटिस कर रही थी। वो समझ गई थी कि पिशी माँ की जड़ें सिर्फ हवेली तक सीमित नहीं हैं, बल्कि कंपनी के गलियारों में भी फैली हुई हैं। उसी शाम जब हवेली में सब सो चुके थे, अहाना ने देखा कि आदित्य पुराने हिस्से की ओर जा रहा है। वो चुपचाप उसके पीछे गई। आदित्य दीवारों को टटोल रहा था, जैसे किसी निशान की तलाश हो। जब अहाना ने उससे पूछा तो उसने पहली बार अपने दिल का बोझ हल्का किया। उसने बताया कि उसके पिता ने मरने से पहले एक बात कही थी कि इस घर की नींव के नीचे सच छुपा है, लेकिन वो सच सिर्फ कागज नहीं, एक जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी उस इंसान की होगी जो बदले से ऊपर उठ सके। इसी बीच पिशी माँ ने अपनी चाल चल दी। अचानक ऑफिस में खबर फैली कि आदित्य के खिलाफ सबूत मिले हैं, फंड्स में हेराफेरी, गलत सिग्नेचर और गुप्त ट्रांसफर। पुलिस फिर से हवेली पहुंची। इस बार माहौल और भी भारी था। अर्जुन के चेहरे पर विश्वास और शक के बीच की लड़ाई साफ दिख रही थी। वो आदित्य को देखना चाहता था, लेकिन नजरें उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। अहाना ने इस बार भी चुप्पी नहीं साधी। उसने वो सबूत सामने रखे जिनकी वजह से पिशी माँ का पूरा खेल उजागर हो गया। वकील की रिकॉर्डिंग, फर्जी दस्तावेज और उन लोगों के बयान जो सालों से डर के साए में जी रहे थे। सच एक बार फिर खड़ा हो गया, लेकिन इस बार और ज्यादा मजबूती के साथ। जब पिशी माँ से सवाल किया गया तो उन्होंने पहली बार जवाब नहीं दिया। उनकी चुप्पी ने सब कुछ कह दिया। अर्जुन ने गहरी सांस ली और साफ शब्दों में कहा कि इस घर में अब डर नहीं, इंसाफ रहेगा। आदित्य की आंखों में जो आग थी वो धीरे धीरे पिघलकर एक अजीब से सुकून में बदलने लगी। उसने महसूस किया कि शायद बदला लेने से ज्यादा मुश्किल लेकिन जरूरी काम माफ करना होता है।
रात के सन्नाटे में हवेली फिर शांत हो गई, लेकिन ये शांति पहले जैसी नहीं थी। ये तूफान के बाद की खामोशी थी। आहाना खिड़की के पास खड़ी बाहर उगते चांद को देख रही थी। उसे पता था कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। पिशी माँ हार मानने वालों में से नहीं है, और आदित्य का अतीत अभी भी उसके भविष्य पर साया डाले खड़ा है। हवेली के किसी कोने में किसी के कदमों की आहट गूंजी, किसी नए प्लान की, किसी नई साजिश की, और आहाना के चेहरे पर एक ठहरी हुई मुस्कान उभर आई, जैसे वो पहले से जानती हो कि आने वाला हर तूफान अब उसे और ज्यादा मजबूत ही बनाएगा। मंजुली का ये सपना है पोल्टू को दूल्हा के रूप में देखना, क्योंकि आहाना से मंजूरी ने बोलती हुई है, अब हमारा एक ही सपना है पलटू दादा को दूल्हे के रूप में देखने के लिए। लेकिन यहाँ पर पोल्टू दादा ने अब दूसरी शादी को करके आहाना की ओर मंजूरी के सामने आ जाते हैं। ये सब कुछ देखने के बाद मंजुलिका यहाँ पर बेहोश होकर के नीचे गिर जाने वाली है, जिसे आहाना मंजुली का हाथ पकड़कर उठने वाली है, क्योंकि ये सब कुछ देख करके मंजुली अपने ऊपर काबू नहीं कर पाती है, इसीलिए वो बेहोश होकर के नीचे गिर जाती है। पोल्टू की दूसरी शादी और मंजुली के हाथों में तलाक के कागज, ये सिर्फ दो लोगों के अलग होने की कहानी नहीं थी, बल्कि उस सोच की हार थी जो औरत की खामोशी को उसकी मजबूरी समझ लेती है। अदालत के उस भारी माहौल में आज अजीब सी बेचैनी थी। दीवारों पर टंगी घड़ी की टिक टिक हर किसी के दिल पर दस्तक दे रही थी। पोल्टू कुर्सी पर इस अंदाज में बैठा था जैसे सब कुछ पहले से तय हो। उसके चेहरे पर वही पुराना घमंड था, वही यकीन कि मंजुली आज भी रो पड़ेगी, गिड़गिड़ाएगी और उसके कदमों में गिर जाएगी। लेकिन मंजुली आज बिल्कुल अलग थी। उसके चेहरे पर डर नहीं, आंखों में मजबूरी नहीं, बल्कि बरसों की पीड़ा से उपजा आत्मसम्मान साफ झलक रहा था। जैसे ही जज ने उससे सवाल किया, मंजुली की आवाज में ऐसी दृढ़ता थी जिसने पूरे कमरे को हिला दिया। उसने साफ शब्दों में कहा कि जिस इंसान के साथ उसने अपनी जिंदगी के अनमोल साल गुजारे, वो पति कहलाने के भी काबिल नहीं है। फिर एक एक करके उसने पोल्टू के असली चेहरे से नकाब हटाना शुरू किया। उसने बताया कैसे हर दिन उसे मानसिक रूप से तोड़ा गया, कैसे उसकी चुप्पी को कमजोरी समझा गया, और कैसे तलाक की प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही पोल्टू ने दूसरी औरत को घर में बसा लिया। अदालत में बैठे लोगों की निगाहें झुकने लगीं। पोल्टू पहली बार असहज महसूस कर रहा था, लेकिन फिर भी उसे भरोसा था कि पैसा सब संभाल लेगा। जब जज ने गुजारा भत्ते की बात छेड़ी, पोल्टू के चेहरे पर चालाक मुस्कान लौट आई। मगर तभी मंजुली खड़ी हुई और उसने वो कहा जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने साफ कहा कि उसे पोल्टू की कमाई का 1 रुपया भी नहीं चाहिए, क्योंकि उस पैसे में उसके अपमान और आंसुओं की गंध है। ये सुनकर अदालत में सन्नाटा छा गया और जज ने बिना देर किए मंजुली को उस रिश्ते से हमेशा के लिए आजाद कर दिया। मंजुली ने न पीछे मुड़कर देखा, न किसी की तरफ। वो सिर ऊंचा किए कोर्ट से बाहर निकल गई, जैसे उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ उतार दिया हो। कोर्ट के बाहर खड़ी पीसी मोनी ने राहत की सांस ली और पोल्टू के कान में फुसफुसाई कि अब सब खत्म हो गया। पोल्टू को लगा कि उसने जंग जीत ली है, जबकि असल में वो अपनी ही तबाही की ओर कदम बढ़ा चुका था। दोनों ने वहीं तय कर लिया कि अब देरी नहीं करनी है, और मंजुली की याद को मिटाने का सबसे आसान तरीका है नई शादी। पोल्टू सीधे पहुंचा पुजारिन के पास, जो बाहर से जितनी सीधी दिखती थी, अंदर से उतनी ही लालची और चालाक थी। पोल्टू ने उसके सामने अमीरी और रुतबे के बड़े बड़े सपने रखे, बड़े घर, नौकर चाकर और रानी जैसी जिंदगी की बातें की। पुजारिन के मन में लालच की आग और भड़क उठी। उसने सोच लिया कि एक बार इस घर की मालकिन बन गई तो सबको बाहर का रास्ता दिखा देगी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो जिस घर में कदम रखने जा रही है वो उसके लिए किसी जाल से कम नहीं है। 2 दिन बाद मंदिर में शादी रखी गई। चारों तरफ सजावट थी, फूल थे, मंत्रोच्चार था, लेकिन माहौल में एक अजीब सी घुटन थी, जैसे कुदरत खुद इस रिश्ते के खिलाफ हो। जैसे ही वरमाला का समय आया, माला टूटकर जमीन पर बिखर गई। लोगों ने कानाफूसी शुरू कर दी। पंडित जी घबरा गए और इसे बड़ा अपशगुन बताया, मगर पीसी मोनी ने चालाकी से बात संभाल ली और शादी किसी तरह पूरी करा दी। शाम ढलते ही पोल्टू, पीसी मोनी और नई दुल्हन पुजारिन पूरे तामझाम के साथ घर पहुंचे। पुजारिन के नखरे आसमान चूम रहे थे। उसने दहलीज पर कदम रखने से पहले ही शर्त रख दी कि उसका स्वागत किसी महारानी की तरह होना चाहिए। आरती की थाली सोने की होनी चाहिए। पोल्टू ने जोश में हामी भर दी, लेकिन जैसे ही वे मुख्य दरवाजे तक पहुंचे, उनके कदम ठिठक गए। घर का दरवाजा अंदर से बंद था, न रोशनी थी न आवाज। पीसी मोनी ने दरवाजा पीटा,
चिल्लाई, मगर जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला। धीरे धीरे पड़ोसी इकट्ठा होने लगे, ताने कसने लगे। किसी ने हंसते हुए कहा कि इतनी बड़ी रानी का स्वागत सड़क पर हो रहा है। पुजारिन का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। उसने पोल्टू को ऐसी नजर से देखा जिसमें अब भरोसा नहीं, सिर्फ सवाल और गुस्सा था। उसे समझ आने लगा कि जिस जिंदगी का सपना उसने देखा था वो उतनी आसान नहीं होने वाली। और कहीं दूर मंजुली एक नई सुबह की तरफ बढ़ रही थी, पुराने डर, पुराने रिश्ते और पुराने जख्म पीछे छोड़कर। अब कहानी सिर्फ तलाक और दूसरी शादी की नहीं रह गई थी। अब ये कहानी थी घमंड और आत्मसम्मान की, जहां जीत उसी की होनी थी जो टूटकर भी खड़ा रहना जानता हो। पोल्टू दादा को पड़ गया बहुत बड़ा भारी आहाना से पंगा लेना, क्योंकि जज के सामने आहाना पारो को बोल देती है, पारो दीदी, आपको पोल्टू दादा का सच्चाई जज के सामने बता देना चाहिए। लेकिन पारो डर रही थी पोल्टू का सच्चाई बताने से। लेकिन आहाना पोल्टू को जज के सामने सबक सिखाती है। सर पोल खुलेगी। आहाना पोल्टू की करतूत आएगी जज के सामने और पोल्टू दादा को जाना पड़ेगा जेल, क्योंकि ठकुराइन अपने बेटे पोल्टू को नहीं बचा पाएगी। अब आहाना फैसला कर ली हुई है पोल्टू को सबक सिखाने के लिए। आहाना से टकराने की कीमत अब ठाकुर परिवार को चुकानी ही पड़ेगी। दंगल टीवी के सुपरहिट शो बड़े बनकर के छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में ऐसा भूचाल आने वाला है जो ठाकुर हवेली की नींव तक हिला देगा। ये सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि इंसाफ, हिम्मत और औरत की ताकत का सबसे बड़ा उदाहरण बनने वाला है। कहानी की शुरुआत एक ऐसे ऑफिस से होती है जहां माहौल इतना भारी है कि हर किसी की धड़कन तेज हो चुकी है। दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक किसी सजा की गिनती जैसी लग रही है। आज वही आहाना कटघरे में खड़ी है जिसे सब एक सीधी साधी चुप रहने वाली लड़की समझते आए थे। चारों तरफ उसके सीनियर अफसर और सहकर्मी खड़े हैं। उनकी आंखों में सवाल नहीं, जलन और शक है। राजू और उसके दोस्त पास आकर धीमी आवाज में ताने मारते हैं, बिना इजाजत फाइल हेड ऑफिस भेजी, अब तुम्हारा करियर खत्म। उनके चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। उन्हें पूरा यकीन था कि आहाना अब अपमानित होकर निकलेगी। आहाना की आंखें नम थीं, लेकिन उसकी रीढ़ सीधी थी। वो जानती थी कि उसने कुछ गलत नहीं किया। अचानक केबिन का दरवाजा खुलता है। गांगुली सर बाहर आते हैं और पूरा ऑफिस सन्न हो जाता है। राजू के चेहरे पर मुस्कान चौड़ी हो जाती है। उसे लगता है अब फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन अगले ही पल कहानी पलट जाती है। गांगुली सर कहते हैं कि आहाना हेड ऑफिस से आया मेल सबके सामने पढ़े। कांपते हाथों से आहाना मोबाइल खोलती है। जैसे जैसे वो मेल पढ़ती है, ऑफिस में मौजूद हर इंसान के चेहरे का रंग उड़ने लगता है। हेड ऑफिस ने न सिर्फ आहाना के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी, बल्कि उसे पूरे रीजन का बेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। उसके लिए प्रमोशन और भारी इनाम का ऐलान भी हो चुका था। जो लोग अभी तक उसे नीचा दिखा रहे थे, वही लोग अब नजरें चुराने लगे। राजू की जुबान जैसे तालू से चिपक गई। आहाना की ये जीत सिर्फ प्रोफेशनल नहीं थी, ये उसकी पहचान की जीत थी। लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। ठाकुर हवेली में माहौल और भी ज्यादा जहरीला था। आंगन गवाह बनने वाला था एक और औरत के टूटने का। पोल्टू पूरे घमंड के साथ कुर्सी पर बैठा था। उसके सामने तलाक के कागज रखे थे और उसकी नज़र बार बार पारों पर जा रही थी। उसे लग रहा था कि आज सब कुछ उसके कंट्रोल में आ जाएगा। पारो की हालत देखकर किसी का भी दिल पिघल जाए। सालों की मार, ताने और अपमान आज उसकी आंखों से आंसुओं बनकर बह रहे थे। वो थक चुकी थी, बहुत थक चुकी थी। ऋषि मुनि दूर खड़ी तमाशा देख रही थी। उन्हें अपने बेटे पर कोई पछतावा नहीं था, बल्कि अजीब सी खुशी थी कि अब वो अपनी पसंद की बहू ला पाएंगी। पारो की नज़र अर्जुन और आहाना पर जाती है। उनकी आंखों में डर नहीं, सहारा था। भारी दिल से पारो कलम उठाती है और कागजों पर दस्तखत कर देती है। पोल्टू जोर से ठहाका लगाता है और कहता है कि आज इस बेकार रिश्ते से छुटकारा मिल गया। वो पारो को बेइज्जत करते हुए कहता है कि अब यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारी कोई जगह नहीं। लेकिन तभी हवेली में गूंजती है अर्जुन की आवाज। वो आगे बढ़ता है। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, सच्चाई की आग थी। अर्जुन साफ शब्दों में कहता है कि पोल्टू दादा, आपने शायद ठाकुर हवेली के नियम भूल गए हैं। पूरा परिवार सन्न रह जाता है। अर्जुन ऐलान करता है कि पारो भाभी ने आपसे रिश्ता तोड़ा है, इस हवेली से नहीं। ऋषि मुनि दौड़कर अर्जुन के पास आती हैं और रोते हुए कहती हैं कि बेटा, वो तुम्हारा बड़ा भाई है। लेकिन अर्जुन आज नहीं झुकता। जो आदमी अपनी पत्नी का सम्मान नहीं कर सकता, वो इस परिवार का हिस्सा नहीं हो सकता। फैसला साफ था। हवेली से बाहर पारो नहीं, पोल्टू जाएगा। इसी बीच आहाना हवेली पहुंचती है। आज उसके कदमों में डर नहीं, आत्मविश्वास था। वो ऋषि मुनि की आंखों में देखकर कहती है कि माँ जी, आपने हमेशा गलत को सही ठहराया। आज वही गलत आपके सामने हार गया। आहाना पारो को गले लगाती है और कहती है कि ये हवेली आपकी है और कोई आपको यहाँ से नहीं निकाल सकता।
जब पोल्टू का सामान बाहर फेंका जाता है तब उसे सच्चाई समझ आती है। जिस लड़की के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगाया था, उसने ये सुनते ही फोन बंद कर लिया। आज वही पोल्टू उसी हवेली के बाहर खड़ा था जिसे वो कभी अपनी जागीर समझता था, और अंदर ऋषि मुनि फूट फूट कर रो रही थी। ये सिर्फ एक इंसान की हार नहीं थी, ये अहंकार, अन्याय और झूठ की हार थी। अहाना पढ़कर सुनाइए अपने मोबाइल पर आए हुए ईमेल को। तब सारे कर्मचारी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अहाना को जो कर्मचारी सोच रहे थे उसकी नौकरी से निकलवाने के लिए, वो लोग अपने मिशन में कामयाब नहीं हो पाए। क्योंकि अहाना के ऊपर जो आरोप लगाया हुआ था, शराब गलत रहता है, अहाना ऑफिस में सही साबित हो जाती है, और दुर्गा देवी की जो 7 लाख रुपए का चेक रहता है उसको भी पास किया जाता है कंपनी की तरफ से। अहाना के बॉस ने दुर्गा देवी को बुला करके खुद यहाँ पर अहाना की और कर्मचारियों के सामने 7 लाख रुपए का चेक दुर्गा देवी को देते हैं। तब अहाना बहुत खुश होती है। अब अहाना डट के सामना करेगी अपने दुश्मनों का, और ऑफिस से धक्के मार के उन लोगों को करवाएगी बाहर। अगर आप सभी लोग अहाना का सपोर्ट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आई सपोर्ट अहाना जरूर लिखिएगा। दंगल टीवी का चर्चित शो बड़े घर की छोटी बहू अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां हर रिश्ता, हर सोच और हर फैसला कटघरे में खड़ा है। आने वाला एपिसोड सिर्फ एक टकराव नहीं, बल्कि उस सच की परीक्षा है जिसे अहाना अब तक चुपचाप जीती आई है। ये दिन उसकी मेहनत, उसके आत्मसम्मान और उसकी ईमानदारी को सबके सामने लाने वाला है। ठाकुर हवेली का बड़ा हॉल आज किसी उत्सव की जगह नहीं, बल्कि फैसले की अदालत बन चुका है। चारों ओर सन्नाटा है, परिवार के सभी सदस्य मौजूद हैं, लेकिन किसी के चेहरे पर सुकून नहीं है। हर किसी की नज़र कभी अहाना पर जाती है तो कभी अर्जुन पर। माहौल इतना भारी है कि जैसे दीवारें भी आने वाले तूफान को महसूस कर रही हों। इसी खामोशी को तोड़ते हुए पोल्टू आगे बढ़ता है। आज उसके चेहरे पर हमेशा वाली चालाक मुस्कान नहीं, बल्कि साफ झलकता हुआ अहंकार है। वो अर्जुन के सामने आकर तीखी आवाज में कहता है कि अब बहुत हो चुका है और आज ये तय होकर रहेगा कि सच किसके साथ है। अर्जुन अब तक शांत खड़ा है, उसकी चुप्पी पोल्टू को और उकसाती है, और वो लगातार ताने मारकर माहौल को जहरीला बनाता चला जाता है। तभी ठाकुर जी की कड़क आवाज पूरे हॉल में गूंजती है। उनके शब्दों में ऐसा रौब है कि हर कोई सीधा हो जाता है। वो अर्जुन की तरफ देखते हुए साफ कहती हैं कि अब और इंतजार नहीं किया जाएगा। आज ये फैसला होना ही चाहिए कि वो अहाना के साथ खड़ा है या इस घर के नियमों के साथ। फिर वो अहाना पर लगे आरोप दोहराती हैं कि उसने ऑफिस में जाकर बिना अनुमति फैसले लिए अपनी सास के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया और सिस्टम से टकराने की हिम्मत की। सवाल ये है कि क्या ये एक बहू के लिए सही था? पूरा घर जैसे जड़ हो जाता है। सबकी नजरें अर्जुन पर टिक जाती हैं, क्योंकि वही इस कहानी का मोड़ है। अहाना भीतर से टूट रही है, लेकिन वो खुद को संभाले रखती है। उसकी आंखों में डर भी है और भरोसा भी। वो अर्जुन की ओर देखकर बेहद शांत लेकिन स्पष्ट आवाज में पूछती है कि क्या उसे भी लगता है कि उसने गलत किया। इससे पहले कि अर्जुन कुछ कहे, पोल्टू बीच में कूद पड़ता है और तंज कसते हुए कहता है कि आज भावनाओं में बहने का वक्त नहीं है। वो अर्जुन को उकसाता है कि सच बोलकर दिखाए। घड़ी की टिक टिक अब और तेज लगने लगती है। हर पल भारी हो रहा है। दुर्गा देवी की आंखों में चिंता साफ दिखाई देती है। उन्हें डर है कि कहीं अर्जुन दबाव में आकर ऐसा कुछ न कह दे जिससे अहाना टूट जाए। दीदी भाई चुपचाप अहाना का हाथ थाम लेते हैं ताकि उसे ये एहसास रहे कि वो अकेली नहीं है। घर की तीनों बहुएं भी सांस रोके ये सब देख रही हैं। पोल्टू को लगने लगता है कि बाजी उसके हाथ है। वो हल्की हंसी के साथ कहता है कि जब सच बोलने की बारी आती है तो बड़े बड़े लोग भी खामोश हो जाते हैं। ठाकुर जी के चेहरे पर भी सख्ती के साथ एक संतोष झलकता है। उन्हें लगता है कि अर्जुन की चुप्पी ही जवाब है। लेकिन तभी अर्जुन धीरे धीरे अपना सिर उठाता है। उसकी आंखों में अब कोई दुविधा नहीं है। वो गहरी सांस लेता है और कहता है कि हाँ, वो अब तक चुप था। पोल्टू तुरंत समझ लेता है कि अब अर्जुन उसकी तरफ आएगा और व्यंग्य से उसे बोलने के लिए उकसाता है। अगले ही पल अर्जुन सबको चौंकाते हुए तेजी से आगे बढ़ता है और अहाना के पास जाकर सबके सामने उसे गले लगा लेता है। पूरा हॉल सन्न रह जाता है। ये सिर्फ एक भावनात्मक पल नहीं, बल्कि एक मजबूत ऐलान है। ठाकुर जी गुस्से में चिल्लाती हैं कि क्या वो होश में है, लेकिन अर्जुन की आवाज में आज डर नहीं, बल्कि अटूट विश्वास है। वो पोल्टू की ओर देखते हुए साफ कह देता है कि वो अहाना के साथ है और पूरी तरह उसके साथ खड़ा है। फिर वो पूरे परिवार की ओर देखकर कहता है कि जिस औरत ने अपने फायदे के लिए नहीं, बल्कि इस घर की इज्जत और सच्चाई के लिए आवाज उठाई हो, जो गलत सिस्टम के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत रखती हो, उसे कमजोर नहीं बल्कि सम्मान के लायक समझा जाना चाहिए। अर्जुन के शब्द पूरे हॉल में गूंजते हैं। दुर्गा देवी की आंखों से गर्व के आंसू बहने लगते हैं।
दीदी भाई के चेहरे पर सुकून आ जाता है। तीनों बहुएं एक दूसरे का हाथ थाम लेती हैं, जैसे इस पल ने उन्हें भी हिम्मत दे दी हो। अहाना की आंखों में पहली बार हल्का सा सुकून दिखाई देता है। अर्जुन आगे कहता है कि दुनिया और समाज चाहे कुछ भी कहे, इस बार वो अपनी पत्नी के उसूलों के साथ खड़ा रहेगा। पोल्टू गुस्से से चिल्लाता है कि वो अपने ही परिवार के खिलाफ जा रहा है, लेकिन अर्जुन बिना डरे उसकी आंखों में देखकर जवाब देता है कि अगर सच का साथ देना परिवार के खिलाफ जाना है तो वो ये रास्ता चुनने के लिए तैयार है। ठाकुर जी का चेहरा गुस्से और अपमान से भर जाता है। हवेली में सन्नाटा छा जाता है, लेकिन ये सन्नाटा अब हार का नहीं बल्कि आने वाले तूफान का संकेत है। ये लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई है, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, जहां अहाना की सच्चाई ने पहली बार पूरे घर को आईना दिखाया है। ठाकुराइन अपने बेटे पोल्टू की जान बचाने के लिए और जून अहाना के सामने हाथ जोड़कर अपनी गलतियों को स्वीकार की। ठाकुराइन खुद बोलती है, अर्जुन तुम हमारे बेटे को छोड़ दो, अगली बार से ये तुम लोगों के बीच में नहीं बोलेगा। क्योंकि जब पोल्टू दादा ने अहाना के बारे में गलत बोल रहे थे, चोरी का आरोप लगा रहे थे, उसी टाइम अर्जुन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। पोल्टू दादा का कॉलर पकड़ के अर्जुन एक थप्पड़ मारता है। उसी टाइम तुरंत पोल्टू दादा का गला भी अर्जुन पकड़ लेता है। तुरंत ठकुराइन बीच में आकर के हाथ जोड़कर खड़ा हो जाती है। वो बोलती है, हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मैं तुम लोगों के पारिवारिक मामलों के बीच में नहीं बोलूंगी। अब हर एक मुश्किल घड़ी में अर्जुन देने वाला है अहाना का साथ। दंगल टीवी का मोस्ट पॉपुलर शो बड़े घर की छोटी बहू अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं बल्कि ईमानदारी और साजिश के बीच चल रही जंग बन जाती है। आने वाली एपिसोड में अहाना की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान देखने को मिलेगा, जहां एक फैसला उसका पूरा भविष्य बदल सकता है। कहानी की शुरुआत होती है एक गंभीर सरकारी मीटिंग से। बड़े से कॉन्फ्रेंस रूम में सन्नाटा पसरा हुआ है और दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक हर किसी की बेचैनी बढ़ा रही है। केबल के चारों ओर बैठे वरिष्ठ अधिकारी फाइलों में डूबे हुए हैं। तभी एक अधिकारी भारी आवाज में कहता है कि आज अहाना मैडम के करियर पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। ये सुनते ही अहाना का दिल जोर से धड़कने लगता है। उसने हमेशा ईमानदारी से काम किया है, फिर भी आज वही सवालों के घेरे में खड़ी है। दूसरा अधिकारी गुस्से में फाइल मेज पर पटकता है और कहता है कि मामला बेहद गंभीर है। सरकारी पद पर रहते हुए अपनी ही सास के प्रोजेक्ट को फंड के लिए आगे बढ़ाना नियमों का उल्लंघन माना जा सकता है और इसे भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार से जोड़ा जा रहा है। कमरे का माहौल और भारी हो जाता है। अहाना अपनी सफाई देना चाहती है, लेकिन शब्द जैसे उसका साथ छोड़ देते हैं। तभी अचानक मीटिंग रूम का दरवाजा जोर से खुलता है और सबकी नजरें एक साथ उधर घूम जाती हैं। दरवाजे पर दुर्गा देवी खड़ी होती हैं। उनके चेहरे पर न डर है न झिझक, बस आत्मविश्वास है। उनके साथ दीदी भाई भी होते हैं। अहाना की आंखें भर आती हैं। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिनकी वजह से वो इस मुश्किल में फंसी है, वही आज उसके समर्थन में सामने आएंगी। एक वरिष्ठ अधिकारी सख्त लहजे में पूछता है कि बिना अनुमति मीटिंग में आने की वजह क्या है। दुर्गा देवी बिना किसी हिचक के साफ शब्दों में कहती हैं कि अगर विभाग को उनका प्रोजेक्ट पसंद नहीं है तो वे फंड नहीं चाहती, उन्हें किसी एहसान की जरूरत नहीं, और अगर अधिकारियों को लगता है कि अहाना ने कोई गलती की है तो वे उसे नौकरी से निकाल सकते हैं। उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं है। उनके ये शब्द पूरे कमरे में गूंज जाते हैं और अफसर एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। दुर्गा देवी आगे बढ़कर अहाना के पास आती हैं, उसका हाथ थाम लेती हैं और कहती हैं कि अहाना सिर्फ एक अफसर नहीं है बल्कि सोच और हिम्मत की मिसाल है। अगर आज उसे इस पद से हटाया गया तो वो उनके साथ मिलकर ऐसा काम करेगी जो पूरे देश में अपनी पहचान बनाएगा। अहाना की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आज पहली बार उसे अपनी सास का सच्चा साथ महसूस होता है। अधिकारी आपस में सलाह करते हैं और कहते हैं कि नियमों के अनुसार फैसला लेने में समय लगेगा। इसके बाद अहाना और दुर्गा देवी को मीटिंग रूम से बाहर जाने के लिए कहा जाता है। बाहर निकलते समय अहाना के मन में डर भी होता है और उम्मीद भी। घर पहुंचते ही माहौल और भी जहरीला हो जाता है। पोल्टूदा, जो हमेशा अहाना के खिलाफ रहा है, मौका देखकर उस पर ताने कसने लगता है। वो जोर जोर से कहता है कि अब सब खत्म हो चुका है, नौकरी जाएगी और नाम पर भ्रष्टाचार का दाग लगेगा। ठाकुर जी सोफे पर बैठे गुस्से और निराशा से अहाना को देखते रहते हैं। पोल्टूदा अर्जुन के सामने अहाना की छवि खराब करने की पूरी कोशिश करता है और उसे घोटालेबाज तक कह देता है। अर्जुन अंदर ही अंदर टूट रहा होता है। वो अपनी पत्नी पर भरोसा भी करता है और परिवार की बातों से दबा हुआ महसूस करता है। लेकिन अहाना अब चुप रहने वालों में से नहीं है। वो पोल्टूदा की आंखों में आंखें डालकर सख्त आवाज में कहती है कि अपनी जुबान संभाल कर बात करे, क्योंकि सच बहुत जल्द सामने आने वाला है। घर में बहस तेज ही होती जा रही होती है, तभी अचानक मुख्य दरवाजा जोर से खुलता है। सबकी सांसें थम जाती हैं।
सामने गांगुली सर खड़े होते हैं। उनके हाथ में एक मोटी फाइल और एक सफेद लिफाफा होता है। पूरे घर में ऐसा सन्नाटा छा जाता है जैसे समय रुक गया हो। गांगुली सर सीधे दुर्गा देवी के पास जाते हैं और बताते हैं कि जांच में उनका प्रोजेक्ट पूरी तरह पारदर्शी और समाज के हित में पाया गया है। विभाग ने न सिर्फ प्रोजेक्ट को दोबारा मंजूरी दी है बल्कि तुरंत काम शुरू करने का आदेश भी दे दिया है। इसके बाद वे लिफाफा आगे बढ़ाते हैं जिसमें 7 लाख रुपए के फंड का पहला चेक होता है। ये सुनते ही पोल्टूदा और ठाकुर जी के चेहरे उतर जाते हैं। उनकी सारी बातें और आरोप झूठ साबित हो जाते हैं। आहाना की आंखों में खुशी और राहत के आंसू छलक पड़ते हैं। दुर्गा देवी गर्व से उसका हाथ थामे रहती हैं। अंत में गांगुली सर आहाना की तरफ मुस्कुराकर कहते हैं कि विभाग को उसकी ईमानदारी पर कभी शक नहीं था और वो अगले दिन से दोबारा अपनी ड्यूटी ज्वाइन करेगी। उस पल आहाना को एहसास होता है कि सच चाहे देर से सामने आए लेकिन उसकी जीत तय होती है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती क्योंकि आगे अर्जुन का साथ, पोल्टूदा की हार और सास बहू के रिश्ते का नया अध्याय शुरू होने वाला है। अर्जुन की आंखों के सामने आहाना को पुलिस करी अरेस्ट। आहाना के घर पर आई पुलिस तो लिए अरेस्ट क्योंकि कंपनी के तरफ से आहाना के ऊपर एफआईआर किया गया था, जिसे पोल्टू को पहले ही पता चल गया था कि आहाना के ऊपर कंपनी की तरफ से एफआईआर किया गया हुआ है। किसी भी टाइम पुलिस घर पर आ सकती है आहाना को गिरफ्तार करने के लिए। पोल्टू ने पूरे परिवार वालों के सामने बोल दिया हुआ था कि आहाना को कंपनी में गए हुए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ। इसने इतना बड़ा घोटाला कर दिया जो कि कंपनी वालों ने खुद अब इसके ऊपर केस कर दिया हुआ है। किसी भी टाइम पुलिस आएगी, आहाना को गिरफ्तार कर लेगी और थोड़ी टाइम बाद ही पुलिस गेट के बाहर आती है। जैसे ही पुलिस वालों ने बेल बजाते हैं, आहाना गेट खोलने के लिए जाती है। आहाना का पूरी तरह से होश उड़ जाता है पुलिस वालों को देख करके। अर्जुन की आंखों के सामने आहाना को पुलिस गिरफ्तार करके लेकर चली जाती है। अर्जुन अब कैसे बचाएगा आहाना को, क्योंकि आहाना के ऊपर इतनी बड़ी कंपनी ने आरोप लगाई हुई है। आहाना को बचा पाना इतना आसान तो नहीं है। अर्जुन की आंखों के सामने आहाना को पुलिस गिरफ्तार करके लेकर चली जाती है। अर्जुन अब कैसे बचाएगा आहाना को, क्योंकि आहाना के ऊपर इतनी बड़ी कंपनी ने आरोप लगाई हुई है। आहाना को बचा पाना इतना आसान तो नहीं है। आहाना की जिंदगी में आज कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी आहट उसने शायद बहुत पहले ही सुन ली थी। सुबह की हवा में अजीब सी बेचैनी थी। घर के बाहर खड़ी पुलिस की गाड़ी और अंदर बैठे परिवार के सहमे हुए चेहरे एक आने वाले तूफान का संकेत दे रहे थे। पोल्टूदा की बातों ने जैसे सबके पैरों तले जमीन खिसका दी। पुलिस किसी ऑफिस से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए आई थी और नाम था आहाना का। घर वालों के लिए ये यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि जिस लड़की को उन्होंने हमेशा ईमानदार और समझदार माना, उसी पर इतने गंभीर आरोप लग सकते हैं। आहाना मगर बिल्कुल शांत थी, न घबराहट न डर, जैसे वो सब कुछ पहले से जानती हो। पिछले दिन ऑफिस में माहौल कुछ अलग ही था। उस बंद कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि हर किसी की धड़कन सुनाई दे रही थी। गांगुली सर की आंखों में नाराजगी और मजबूरी दोनों साफ छलक रही थी। एक तरफ रुम्पा मैडम और आशीष दास खड़े थे, जिनके चेहरे पर छुपी हुई जीत की चमक थी। उन्हें पूरा भरोसा था कि आज आहाना का खेल खत्म हो जाएगा। गांगुली सर ने भारी आवाज में आहाना से सवाल किया कि क्या उसे जरा भी एहसास है कि उस पर कितने बड़े आरोप लगे हैं। आहाना कुछ बोलने ही वाली थी कि उन्हें चुप रहने का इशारा कर दिया गया। फैसला अगले दिन बोर्ड मीटिंग में होना था। आहाना कमरे से बाहर निकली तो रुम्पा ने धीमी आवाज में कहा कि अब कोई इसे नहीं बचा सकता। आशीष की मुस्कान और गहरी हो गई, लेकिन आहाना के चेहरे पर डर नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, मानो वो इस खेल की हर चाल पहले ही समझ चुकी हो। अगली सुबह कॉन्फ्रेंस हॉल में माहौल और भी भारी था। बड़ी सी मेज के चारों ओर सीनियर ऑफिसर्स बैठे थे। बीच में गांगुली सर और सामने अकेली आहाना। केस पढ़ा गया। फंड में गड़बड़ी, निजी रिश्तों का फायदा उठाने और पद के दुरुपयोग के आरोप लगाए गए। रुम्पा मैडम को इसी पल का इंतजार था। वो उठी और बोली कि आहाना ने अपनी सास के प्रोजेक्ट को नियमों के खिलाफ जाकर फंड दिलवाया है। आशीष ने भी कहा कि आहाना ने ऑफिस को अपना निजी बैंक समझ लिया है। हॉल में फुसफुसाहट फैल गई और लगभग हर नजर आहाना को दोषी मान चुकी थी। जब आहाना से जवाब मांगा गया तो वो बेहद संयम के साथ खड़ी हुई। उसने कहा कि अधूरा सच सबसे खतरनाक झूठ होता है। रुम्पा का चेहरा तन गया। आहाना ने आगे बताया कि उसने प्रोजेक्ट को मंजूरी देने से पहले ही लिखित में सूचना दी थी कि उससे उसका पारिवारिक संबंध है। रुम्पा ये सुनकर चिल्ला उठी कि ये सब झूठ है और अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश है। तभी गांगुली सर खड़े हुए। उन्होंने टेबल पर एक मोटी फाइल रखते हुए कहा कि आहाना ने सिर्फ जानकारी ही नहीं दी थी, बल्कि एक गुप्त जांच रिपोर्ट भी सौंपी
चुकी थी। स्क्रीन चालू हुई और एक एक कर सबूत सामने आने लगे। फर्जी वेंडर्स, बढ़े हुए बिल, कमीशन की रकम, कॉल रिकॉर्डिंग और बैंक ट्रांजैक्शन। अब कटघरे में आहाना नहीं बल्कि रुम्पा, आशीष और गोपाल थे। गोपाल के चेहरे से पसीना टपकने लगा और रुम्पा की आंखों में डर साफ दिखने लगा। आहाना ने शांत स्वर में कहा कि उसे पहले से अंदाजा था कि ये लोग उसे फंसाने की कोशिश करेंगे, इसलिए उसने खुद को जाल में फंसता हुआ दिखाया ताकि असली साजिशकर्ता सामने आ सके। सीनियर ऑफिसर्स ने आपस में चर्चा की और फैसला सुनाया कि आहाना निर्दोष है और साजिश उसके खिलाफ रची गई थी। रुम्पा माफी मांगने लगी लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तभी दरवाजा खुला और पुलिस की टीम अंदर आ गई। हथकड़ियां पड़ी लेकिन आहाना के हाथों में नहीं। ऑफिस के कई कर्मचारियों के लिए ये पल किसी झटके से कम नहीं था। जिन लोगों को वे अब तक ताकतवर समझते थे वे आज कानून के सामने खड़े थे। लेकिन आहाना की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ऑफिस में इंसाफ मिल चुका था पर घर में अब भी सवाल बाकी थे। पुलिस की मौजूदगी ने रिश्तों को हिलाकर रख दिया था। क्या आहाना का परिवार सच्चाई स्वीकार कर पाएगा या शक की ये दरार हमेशा के लिए सब कुछ तोड़ देगी? आने वाला वक्त आहाना की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला था। आहाना अपनी मछली भाभी को साथ दिलवाने के लिए ली बड़ा फैसला, क्योंकि आहाना ने ठकुराइन को और पोल्टू को करवाई पुलिस के हवाले। आहाना नहीं चाहती है कि पोल्टू की और पारो की तलाक हो, इसलिए आहाना ने पोल्टू को ठकुराइन को सबक सिखाने के लिए अरेस्ट करवाती है पुलिस बुला करके, जिससे अब ठकुराइन को समझ में आ जाता है कि हमें अपने बेटे पोल्टू की दूसरी शादी करवाना बहुत भारी पड़ जाएगा। इसीलिए ठकुराइन ने अपना इरादा बदल दी हुई है। अब आहाना, मछली भाभी दोनों अपने मिशन में कामयाब हो गई। अब पोल्टू अपना इरादा बदल दिया हुआ है। जितने लोग चाह रहे थे कि मछली भाभी का रिश्ता बचा रहे और आहाना इसी तरह से हमेशा सच्चाई का साथ देता रहे, तो फिर इस वीडियो को आहाना के खातिर एक लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को 3 लोगों के पास जरूर शेयर कीजिएगा और कॉमेंट बॉक्स में आई सपोर्ट आहाना जरूर लिखिएगा। आहाना की जिंदगी आज एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई थी जहां एक ही पल में सब कुछ छिन सकता था। जिस ऑफिस को वो अपना दूसरा घर समझती थी, आज वही जगह उसके लिए अदालत बन चुकी थी और जज बने थे उसके अपने बॉस। दंगल टीवी के सुपरहिट शो बड़े घर की छोटी बहू का आने वाला एपिसोड भावनाओं, साजिश और सच्चाई की जबरदस्त टक्कर दिखाने वाला है। उस सुबह ऑफिस का माहौल कुछ बदला हुआ था। आहाना हमेशा की तरह फाइलें लेकर कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंची, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि आज उन फाइलों से ज्यादा उसकी नीयत पर सवाल उठने वाले हैं। सामने गोपाल, रूपा और आशीष बैठे थे। तीनों के चेहरे पर अजीब सी चमक थी, जैसे वे किसी बड़े मौके का इंतजार कर रहे हों। उनकी धीमी मुस्कान और नजरों का खेल साफ बता रहा था कि कुछ न कुछ गलत होने वाला है। जैसे ही बॉस कमरे में दाखिल हुए, गोपाल तुरंत खड़ा हो गया। उसकी आवाज में बनावटी चिंता और चेहरे पर नकली ईमानदारी झलक रही थी। उसने कहना शुरू किया कि वो काफी समय से शक कर रहा था कि आहाना के प्रोजेक्ट में कुछ गड़बड़ है। आज आखिरकार सच्चाई सामने आ ही गई। उसने बताया कि जिस दुर्गा देवी को सरकारी प्रोजेक्ट दिया गया है वो कोई और नहीं बल्कि आहाना की अपनी सास है। उसके मुताबिक ये साफ तौर पर सरकारी पैसे का दुरुपयोग था। रूपा ने भी मौके का फायदा उठाया